चैप्टर नंबर 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारा सबसे पहला टॉपिक है सभी के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, जो जल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है और कक्षा 9वीं के अंदर भी हमने जल संसाधन के महत्व और जल चक्र के बारे में पढ़ा। आज हम इस जल संसाधन के प्रबंधन पर भी विचार करते हैं। दोस्तों, जल एक ऐसा संसाधन है जो किसी जगह के ऊपर तो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इस पूरी पृथ्वी पर जितना भी जल उपलब्ध है उसका केवल 1% भाग ही पीने के लिए उपलब्ध है और बाकी का जो जल है वो समुद्रों, नदियों, नहरों, झरनों, तालाबों और बर्फ के रूप में बहुत बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर जमा हुआ है, जैसे हिमालय पर्वत हो गया। अगर आप एटलस की सहायता से भारत के अंदर वर्षा का जो पैटर्न है उस पर ध्यान देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भारत के अंदर जो वर्षा है वो केवल मानसून के ऊपर निर्भर करती है और हमें पता है कि भारत के अंदर मानसून कुछ ही महीनों तक रहती है, जिस कारण से कई स्थानों के ऊपर उसकी उपलब्धता में काफी कमी आ गई है। आपको यह भी बता दूं कि भारत के अंदर जो मानसून का समय है, जब जून की शुरुआत होती है या जून का मध्य आता है, उस समय जो मानसूनी हवाएं हैं उसका जो पहला बैच है वो प्रायद्वीपीय पश्चिम तट से पहुंचता है भारत में। उसे ही हम मानसून की शुरुआत कहते हैं। कृषि के अंदर लोगों को अधिक फसलें पैदा करने के लिए और अपने दैनिक कामों को पूरा करने के लिए भी जल की बहुत जरूरत पड़ती है, जिस कारण से जल की मांग बहुत बढ़ रही है। भारत के अंदर नहरों, जलाशयों, इन सभी का जो उपयोग है वो प्राचीन काल से सिंचाई के लिए होता आ रहा है और वे इस जल के प्रबंधन का भी खास ध्यान रखते हैं ताकि इस जल का वे पूरे साल इस्तेमाल कर पाएं। अंग्रेजों ने इन सभी बातों के साथ किसानों की और जो स्थानीय लोगों के जो तरीके थे, सिंचाई के तरीके थे, इनको पूरी तरह से बदल दिया था। उन्होंने बड़ी बड़ी नहरों, नदियों के ऊपर बांध बनाए। जब अंग्रेजों से भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की जो सरकार है उसने भी इन बांध परियोजनाओं को हंसते हुए अपना लिया। जब भारत सरकार ने इन बांध परियोजनाओं को अपनाया तो उन्होंने इन बांध को पूर्णतः अपने नियंत्रण के अंदर ले लिया और इन बांध के नजदीक जितने भी गांव थे या स्थानीय लोग या आदिवासी लोग निवास करते थे, उनका इन बांध पर से और इस जल के इस्तेमाल से उनका नियंत्रण वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अब हम बात करते हैं कूल्हे। दोस्तों, कूल्हे एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंदर क्या किया जाता था, जो जल स्रोत थे वहां से छोटी छोटी नहरों का निर्माण करके लोग अपने खेतों तक ले जाते थे या फिर जहां जल की जरूरत होती थी वहां तक इन नहरों का निर्माण किया जाता था, जिससे वहां पर जल की कमी को पूरा किया जा सके। और इन्हीं छोटी छोटी नहरों की इन व्यवस्था को ही कूल्हे कहा जाता था। यह व्यवस्था आमतौर पर हिमाचल प्रदेश में अपनाई गई थी। अब बात करते हैं बांध या डैम। हम बांध क्यों बनाना चाहते हैं, हमें बांध की क्या जरूरत है? ऐसे कई कारण हैं जिन कारणों से हमें बांध का निर्माण करना चाहिए। नदियों और नहरें हैं, उनके ऊपर बांध बनाने से अधिक मात्रा के अंदर जल का प्रबंधन किया जा सकता है और ये जल का प्रबंधन जो हमने किया है उसका प्रयोग हम स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसके नजदीक जितने भी गांव हैं, जितने भी स्थानीय लोग हैं वहां तक पहुंचाने के लिए, वहां पानी की कमी को पूरा करने के लिए, वहां नजदीक जितने भी खेत हो सकते हैं उनके अंदर सिंचाई करने के लिए और विद्युत उत्पादन करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इन बांधों से निकलने वाली जो नहरें हैं वो दूर के स्थानों के अंदर जल की कमी को पूरा करती हैं। उदाहरण के लिए हम इंदिरा गांधी नहर को ही ले लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के काफी बड़े क्षेत्र के अंदर हरियाली आ गई थी, परंतु जल के खराब प्रबंधन के कारण मात्र कुछ ही लोग ऐसे थे जिनको इस जल प्रबंधन का लाभ मिल पाया था और बहुत से लोग ऐसे थे जो इस जल प्रबंधन के लाभ से वंचित रह गए थे, अर्थात वहां पर जल का समान वितरण नहीं हो पाया था। अतः जल स्रोत के निकट रहने वाले जो व्यक्ति थे वो गन्ना, धान इस जैसी अधिक जल खपत वाली फसलें उगा लेते थे, जबकि जो दूर के लोग थे उनको पानी ही नहीं मिल पाता था। इसीलिए इन जैसे कुछ कारणों से ही बांध बनाने के लिए लोगों द्वारा विरोध भी किए जाते हैं। ये विरोध कई प्रकार से किए जा सकते हैं। उनकी अपनी स्थानीय समस्याएं भी हो सकती हैं, पर्यावरणिक समस्या भी हो सकती है या फिर आर्थिक समस्या भी हो सकती है। दोस्तों, पहले भी नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था जिसके अंदर लोगों ने जो बांध है उसकी ऊंचाई को बढ़ने से रोका था। इसका विरोध 3 कारणों से किया गया हो सकता है। सामाजिक समस्याएं भी हो सकती हैं, क्योंकि इन बांधों के निर्माण से जितने भी किसान हैं और आदिवासी लोग हैं इन लोगों को विस्थापित होना पड़ता था, अपनी जगह छोड़नी पड़ती थी और इन्हें इसके लिए कोई मुआवजा भी नहीं मिलता था। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उनकी कुछ आर्थिक समस्याएं भी हो सकती हैं। जब इन योजनाओं को लागू किया जाता है तो इन पर बहुत अधिक खर्चा आता है और इन बांधों से मिलने वाला जो लाभ होता है वो इस खर्चे से बहुत ही कम होता है। तीसरा कारण पर्यावरणिक समस्या भी हो सकती है, क्योंकि इन बांध निर्माण से बहुत से वनों का विनाश किया जाता है, इनके अंदर पाए जाने वाले जीवों का भी विनाश हो जाता है, तो यह एक पर्यावरणिक समस्या भी हो सकती है। इन्हीं 3 कारणों के चलते लोग बांधों के निर्माण को रोकने के लिए विरोध करते हैं। 1970 में
जो तवा बांध बनाया गया था उसके जो विस्थापक थे उनको वो लाभ नहीं मिल पाया जिनका उनसे